जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वाइटल टॉक के साथ मैं हूं असगर हयात। आज़ाद कश्मीर की पीडीएम की जो हुकूमत है इसको कायम हुए एक हफ़्ते से ज़्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन काबीना की तश्कील अभी नहीं हो सकी। शदीद मुश्किलात हैं पीडीएम की हुकूमत को, और तहरीक इंसाफ के जो मुनरिफ अरकान हैं वो वापस लौटना शुरू हो गए हैं। तीन मजीद मुनरिफ अरकान जो थे वो वापस आ गए हैं। हमारे साथ सरदार नईम चुगताई मौजूद हैं मुजफ्फराबाद से। गहरी नज़र रखते हैं तमाम मामला पर, और दारुल हुकूमत की फ़ज़ा इन दिनों काफ़ी गर्म में आया कि वज़ीर आज़म भी इस्लामाबाद मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है और क्या इन तमाम मामला को कैसे देखा जा रहा है। नईम भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ये बताइएगा कि क्या चल रहा है। काबीना की अभी तक तश्कील नहीं हो सकी, सिर्फ दो वज़रा हैं, वन मैन वन पावर शो चल रहा है, वन मैन शो चल रहा है। बहुत शुक्रिया असगर भाई। तो इसके लिए हुकूमतें टाइम लेती होती हैं। प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा था, नौ मुतखी प्राइम मिनिस्टर ने, कि हमें 4-5 दिन लगेंगे, तो वो लग रहे हैं। लेकिन उसके अंदर जो बात आपने सवाल किया कि काबीना की जो इंतखाब है उसमें देर क्यों हो रही है, तो उसकी देर की एक बुनियादी वजह यह है कि ये चूंकि एक कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें 48 लोगों ने वोट दिए हुए हैं। पीपल्स पार्टी भी इसमें बैठी हुई है, मुस्लिम लीग नून भी बैठी हुई है। मुस्लिम लीग नून के पास 7 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी के पास 12 सीटें हैं, तहरीक इंसाफ के पास 32 सीटें थी, एक सीट उनकी नायल हुई तो 31 सीटें उनकी बचती थी। एक सीट आपकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास है और एक सीट आपकी जेकेपीपी, और एक सीट आल जम्मू कश्मीर जमीयत उलमाए इस्लाम। तो इतनी जमातों को मिलाकर कई जो कारीगर हैं वो फंस तो नहीं गए, क्योंकि ये तो स्टार्ट ही मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, आपने जो टेक्निकल गुगली की है सवाल के अंदर के आप मुझसे कह भी गए और पूछना भी चाह रहे हैं, तो वो मैं बता देता हूँ कि 13वीं आईनी तरमीम के बाद आप 16 रुकनी काबीना बना सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अब ठीक। जो ले दे हो रही है, पहले जो लोगों के दरमियान फार्मूला तय पाया था, वो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज के नाम पे जो माइनस पीटीआई फार्मूला चल रहा है, उसके तहत आजाद कश्मीर और जीबी की गवर्नमेंट्स को हटाना था। ये तो सारी तरफ बात बिल्कुल आया थी। अब उसमें होना ये चाहिए था कि जो पार्टियां होती हैं वो भी रेजिस्टेंस करती हैं। जब यानी कि पीटीआई की गवर्नमेंट को यहाँ आजाद कश्मीर में रेजिस्टेंस करनी थी तो 4 दड़ों में वो तकसीम हुई, और उसका जो हमें नतीजा है वो नजर आ रहा है। आपने तो 7 लोग गिने कि जमान पार्क में मौजूद थे, मैं उनको 7 नहीं गिनता, वो बेसिकली 2 लोग थे। क्योंकि आजाद कश्मीर से इलेक्ट होके जो गए हुए थे पीटीआई के टिकट पे, वो सिर्फ कयूम नियाजी और ख्वाजा फारूक साहब थे। बिल्कुल ठीक। नाकदीन का, सियासी पंडितों का ये भी कहना है कि इन दोनों के पास, चूंकि अगली ट्रेन पकड़ने का अब दम नहीं रह चुका हुआ था, दोनों के पास अपने अलावा बंदा भी कोई नहीं है, तो इन्होंने फिर इसी में आफियत जानी कि हम पीटीआई में ही रह जाए। बिल्कुल दूसरी ठीक। जानब तनवीर इलियास चूंकि नायल हो गए, उनको भी अब कोई और हल नहीं नजर आया। उनको पता था कि वो अपनी पार्टी भी नहीं बना सकते यहाँ पे आजाद कश्मीर में, तो उनकी सूरत में उन्होंने भी जब वापस रहने का ऐलान किया तो आप 2.5 मेंबर कह लें। अब 3 मेंबर आपके यहाँ से और वापस आए, जिनमें आपके फहीम रबानी का नाम आ रहा है और रफीक नैयर साहब जो टेक्नोक्रेट की सीट पे आए हम्म। हुए। अब यहाँ पे एक लेकिन और लेकिन चीज से एक बात मसला का जो अहाता वहाँ करना। पे एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि अभी रफ़ीक नैयर जिस तरह वापस आए हैं, उनके हल्के में अंसर अब्दाली को वजारत का इशारा मिला है, तो रफ़ीक नैयर ने कहा कि मुझे पीटीआई में वापस जाना चाहिए। इस तरह बहुत से अरकान जो मैं है। आपकी बात सब फॉलो करके मैं उसी तरफ जा रहा था अगले मरहले में। असगर भाई, ये जो आपने सवाल किया, फिर यही प्रॉब्लम आ रही है काबीना बनाने में। चूंकि आपने 48 बंदों का एतमाद तो हासिल कर लिया, 5-6 इधर से वापस चले गए, कुछ अपोजिशन के चक्कर में बैठ गए कि चले अपोजिशन लीडर भी एक अच्छी पोस्ट होती है, आप अपोजिशन लीडर को बनवाते हैं और उधर बैठेंगे। चूंकि शायद कुछ लोगों के जहन में ये भी है कि सरदार अतीक को अपोजिशन लीडर नहीं बनने देना, तो ये भी आप समझ रहे हैं ना, ये वाली बिल्कुल इस जो तरह की इख्तिलाफ की सांप सीढ़ी के खेल है वो चल रहे। लेकिन इस गैर फितरी इताद का भी एक जो अभी से ही समझ आना शुरू हो गई है, तो मुनरिफ अरकान ये मजीद जो है ये इनकी वापसी का इम्कान है आने वाले दिनों में। मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं और तरह से देख रहा हूँ। चूंकि देखें, ये सारे जो अब सूरत हाल है, काबीना को जो लटकाया जा रहा है उसमें देखें टेक्निकल पॉइंट ये आया कि स्पीकर का इंतखाब हुआ, अचानक
कागजात जमा करवा दिए गए, दूसरी तरफ भी हालांकि फार्मूला ये तय पाया था कि वन साइडेड कराना है, तो अगर वन साइडेड कराना भी था तो पीटीआई के 6 बंदे थे, तो अपोजिशन को क्या मसला था कि उन्होंने इजलास मुलतवी करा दिया और अभी तक स्पीकर मुंतखब नहीं करवा और पाई। डिप्टी स्पीकर साहब भी वापस चले गए। अब और मजीद मुसीबत ये हो जाएगी कि इजलास वो बुलाएंगे और कंडक्ट भी वो करेंगे। और रायशुमारी के हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। उनका कंडक्ट करना भी वैसे ही है जैसे जावेद भट्ट की जानिब से करारदाद पेश करना था, चूंकि जावेद साहब हैं, जावेद गुजर साहब, उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ईवान को चला सके। इस ऐवान में वो लोग बैठे हुए हैं जो पिछले 72 सालों से तरफेन की 2 आलमी ताकतों को मामू बनाए हुए हैं, तो वो इतनी जल्दी अपना स्टेटस को नहीं हटने देते। अब जो मैं जुमले को वाइंड करना चाह रहा था जिस बात पे कि काबीना की तश्कील, स्पीकरशिप पे लेट, सदर का मुआखजा, ये सारी चीजें जुड़ी हैं। चूंकि आपको 33 या 37 फिगर पूरे करने हैं, 48 में से वो रखने हैं, चूंकि आपने आईनी तरमीम लानी है। अब इमरान को ये कहा जा रहा है कि तुम्हें हम वजीर तो बनाना चाह रहे हैं लेकिन आइन आड़े आ रहा है और तरमीम करनी पड़ेगी। आइन आड़े आ रहा है, ये मसले मसाइल आ रहे हैं। तो आप यानी कि इमरान को खुद ही कन्विंस कर रहे हैं इस वक्त कि आप तरमीम का हिस्सा बने। अब इमरान इस पे तैयार हो जाएंगे कि ठीक है उन्होंने वजीर बनना है, तो 25 की लिस्ट इन्होंने एक बना के रखी हुई है। जब असगर हयात साहब जाते हैं उनको भी दिखा दी जाती है, नहीं तुसी ते काबीना चो लेकिन आईनी तरमीम करनी है, तो आप तैयार हो जाते हैं कि आपको तो वजारत। तो फारूक हैदर साहब तो बड़ा क्रेडिट एक लेते हैं, फारूक हैदर साहब तो बड़ा क्रेडिट लेते हैं, तो क्या ये कि जी ये तरमीम उन्होंने की थी, तो क्या थूक के चाटेगी नून लीग? देखें आपने तो सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं उस तरह नहीं करूंगा, लेकिन देखें नून लीग अगर 13वीं आईनी तरमीम का अपने हक में क्लेम ले रही है तो वहां पे उसकी खराबी का भी वही वो क्या कहते हैं कि शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते, वो पीर कोठा चढ़दे भी नाल ते पीर कोठा ढांदिया भी नाल। 13वीं आईनी तरमीम में आपने बेसिकली मालियाती इख्तियार को वापस लिया जिसपे आप मेजरली प्राउड कर रहे हैं। ताम कुछ और चीजें भी हैं जिनको मैं डिस्कस करना फिलहाल मुनासिब नहीं समझ रहा, तो वो भी हैं। तो वो उस तरमीम को वापस तो करना था, और तरमीम जिन्होंने वापस करवानी है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, जिन्नात उस पे अमल करवाएंगे। और ये जो है 33 रुकनी काबीना जो उन्होंने बनानी है या 25 बना के तो 33 का मुआवजे वाली, तो वो सारे तैयार हो जाएंगे। क्योंकि उनको तो आप देखें ना, हमारे पास तो अमली सबूत भी मौजूद है। कॉरिडोर वाली करारदाद लेके आते हैं जावेद भट्ट जब असेंबली में, तो मुश्तरका तौर पे पास होती है और बाद में सारे कहते थे सानू तो पता ही नहीं। मतलब कश्मीर इशू इनके लिए ये अहमियत रखता है, तो कश्मीर इशू का तो मसला ही नहीं, इन्होंने तो अपनी वजारत बचानी है। तो ये बताएं कि आपके अल्फाज से, आपकी बात से ये लग रहा है कि ये सिर्फ बात तरमीम वजारतों की तादाद बढ़ाने की हद तक नहीं होगी, बाकी इसके पसे पर्दा कुछ और भी है। जी जी बिल्कुल। अगर तरमीम देखे ना जी, मैंने आपको एग्जाम्पल भी कोट की ना कि करारदाद पेश होती है तो उसको नहीं पढ़ते, ये तो आईनी तरमीम होगी तो पहले किसने पढ़ रखी है? आपको याद नहीं है मैंने एक पैकेज किया था मेंबरान असेंबली से कि भाई आजाद कश्मीर की तहसीलें कितनी हैं, तो इनको ये नहीं पता थी। तो उन मेंबरान असेंबली को वो तरमीम का क्या पता चलेगा वो अंग्रेजी में ड्राफ्ट होके कहां से आती है और कौन देता है और कौन करता है? ये तो तब हो ना कि आप उसको ईवान में डिस्कस करें। आप तो सवालात के जवाब नहीं देते, ये मिनिस्टर्स आपके लोगों के जो मसाइल हैं। तो ये कौन सी आईनी तरमीम को, असूली तौर पे तो आईनी तरमीम पहले ईवान में डिस्कस होनी चाहिए। और बुनियादी तौर पर अगर नून लीग नहीं मानी तो ये आईनी तरमीम की अक्सरियत बाकी नहीं रहेगी। मैं एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन का जुमला कोट कर रहा हूं, नाम नहीं उनका कोट करूंगा। उनसे मैंने ये सारी जो सियासी सूरत हाल है इसको सामने रखते हुए पूछा कि आप आजाद कश्मीर की जो मौजूदा नई हुकूमत बनी है, ये जो मुश्तरका तौर पे, इसको कैसे देखते हैं? तो उन्होंने, वो जल्दी में थे तो वो मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझे मुड़ के कहा कि ये इस वक्त आजाद कश्मीर उस खातून की शक्ल इख्तियार कर गई है जिसके 4 खामद है। तो आप अनवारुल हक साहब जो है वो तो किसी की नहीं सुनते, कहते हैं वो तो कहते हैं मैं हूँ, तो वो कैसे सुनेंगे फिर इतने लोगों की? फारूक हैदर साहब जो है, और मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही ख्याल रखता हूँ, लेकिन मेरा एक जाती राय ये है, मैंने इस पे लिखा है। एक तो ये कि जो भी नया वजीर आजम आता है उसको हमें एक हनीमून पीरियड का टाइम तो हमें देना पड़ता है कि चले वो अपनी फील्ड सेटिंग करें, वो अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करवाएं, ताकि हमें पता चले कि वो बतौर वजीर आजम उस इख्तियार को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये एक आपका काफी वक्त ले लिया। ये मैं एक आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सदर रियासत का मामला भी नहीं तय हो पा रहा,
तो किस किस की नज़र है फारूक हैदर साहब कोई 13वीं तरमीम के चक्कर में 15वीं तरमीम के चक्कर में उनकी नज़र भी है? सर देखें, मुझे बड़ा बड़ा अफसोस होता है ये बात कहते हुए कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इन्होंने कुछ सीखा नहीं है, या अगर फिर सीखा है अपने इर्द गिर्द खिते की पॉलिटिक्स से या बड़े पॉलिटिशियन से, तो वो सीखा है भी फिर मिकावली और चौंकिया को सीखा है इन्होंने शायद फिर। चूंकि देखें इस वक्त जो दौड़ है उसमें लतीफ अकबर साहब एडजस्ट हो गए, बिल्कुल। उनके स्पीकर पास अपोजिशन लीडर थे, वो एटलीस्ट अब स्पीकर बन जाएंगे और उसी चक्कर में वो सदर को बैरून मुल्क भेज के सदारत भी इंजॉय कर लेंगे। ठीक हो गया ना, स्टेटस को उनका पूरा हो गया आखिरी उम्र में। अब आ जाते हैं फारूक हैदर साहब की तरफ। फारूक हैदर साहब एक्चुअली अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं और वो उसकी पीक देख चुके हैं। जैसे किसी भी फील्ड का पीक होता है वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं। लेकिन मुझे जाने क्यों लग रहा है, चूंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी है और प्लस जो लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था उनसे जो मेरी बात हुई है, उनकी तो बातों से मुझे ये खुशबू आ रही है या उन्होंने ये इजहार किया है कि फारूक हैदर साहब ने इस मामले पे जो हुकूमत साजी है, इस मामले में परवेज खटक साहब के ऊपर इन्होंने और लतीफ अकबर साहब का किरदार ज्यादा रहा और इन लोगों ने अपनी जमातों को भी बाईपास किया बहुत सी जगहों पे। ये भी एक बात आती है सामने। और दूसरी जानिब जो आज फारूक हैदर साहब का और मुस्लिम लीग नून के दीगर ज़ुमा का अचानक से खैर मकदमी कुछ बयानात सामने आ रहे हैं, उनसे मुझे यूं लग रहा है, ये मेरा क्यास है, आप इसको कह सकते हैं और मेरा सोर्स का भी ये कहना है कि फारूक हैदर साहब खुद भी सदारत के स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी वक्त ले लिया। अभी 4 जो मेंबरान हैं दीवान चुगताई, मोहम्मद आसिफ, जावेद भट्ट और चौधरी रियाज के मामले पे आपसे दोबारा हम, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल स्टोरी पे आपने वर्क किया है, उस पे हम आपसे अलग से वक्त लेंगे ताकि हम आपसे डिटेल में उस मामले की पेचीदगी का और जो स्टेट सब्जेक्ट जाली बनवाए गए और ये एक रियासत के आला ओहदे तक कैसे पहुँचे, इस मामले पर हम आपसे अलग वक्त लेंगे। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू।